में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालराम। कल की तेजी के बाद बाजार आज फिर से कमजोरी वाले प्लेयर से गिरफ्त में थोड़ा थोड़ा नजर आता दिख रहा है। हालांकि अच्छी चीज यह है कि जो बेस फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पक्का होता हुआ दिख रहा है। 25,000 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है, 25,061 का स्तर है। लेकिन अगर आप दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब करीब 70-80 अंक नीचे आकर इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक में 70 अंकों की मजबूती है, तो बाजार में कह सकते हैं कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। अगर आप बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों के रेशियो को देखेंगे तो वो भी आपको टिल्टेड दिखेगा, थोड़े से गिरने वाले शेयरों की तरफ ज्यादा। 1178 शेयर निफ्टी पर एनएससी पर मजबूती वाले हैं और 1379 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। ऑटोज में आज कमजोरी है। आईटी शेयरों में फिर से हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ रही है। विप्रो ने कल अच्छी चाल दिखाई थी। विप्रो का शेयर आज 3% कमजोर है। रिलायंस का शेयर भी 2% फिसला है और बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। हालांकि रिलायंस के जो नतीजे आए थे वो नतीजे ठीक ठाक थे, ऐसे कमजोर नहीं थे। लेकिन आप देखिए टीसीएस, रिलायंस, डीमार्ट, अभी थोड़ी देर पहले नतीजा एचडीएफसी लाइफ की वो भी ठीक नहीं आए। तो कम से कम ये चीज पुख्ता हो रही है कि इस रिजल्ट सीजन से भी बाजार को जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। उम्मीदें भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो ये चीज आज के हाईलाइट्स हैं। अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो 2% के आसपास की तेजी आईसीसी बैंक में दिखेगी। इसके अलावा ओएमसीज चल रहे हैं, कुछ कुछ कंजम्पशन वाले शेयर चल रहे हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया। वहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्रूड वाला भी फैक्टर थोड़ा थोड़ा सा है। लेकिन बाजार का अगला एक घंटा कैसा बीतेगा और 25,000 का लेवल के आसपास जो निफ्टी है ये संकेत क्या दे रहा है, जरा ये समझते हैं। डिम्पी के पास पूरे के पूरे आंकड़े हैं वायदा बाजार की, अब तक का जो सत्र बीता है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, डिम्पी समझते हैं। डिम्पी, आज शुरुआत तो ठीक हुई थी बाजार ने, हालांकि वो तुरंत वो गंवा दी तेजी अपनी और अब लाल निशान में कारोबार कर रहा है। आप जरा ये बताइए कि किस तरह की चाल आप आगे देख रहे हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये मान के चलें कि अब 25,000 वाला सपोर्ट बाजार बचाता हुआ दिख रहा है? देखिए, आज की ओपनिंग में ही आज के आंसर्स का आंसर छुपा हुआ है कि आज दिन भर में ट्रेड कैसे होना था। आज ओपन कहाँ पे हुए? 25,200 के बिल्कुल दरवाजे पर। हमने आपको सुबह सुबह नोटिस भी कराया था कि 25,200 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पार होने पर ही रास्ता खुलेगा, नहीं तो अभी भी आप उसी रेंज में फंसे हुए। 25,000 के 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे रफ में। आज आप चेक कर लो, आपने सुबह बनाया था 25,212 का हाई। ये सुबह सुबह 1 मिनट के अंदर बन गया था, फर्स्ट मिनट के अंदर ही बन गया था। उसके बाद से निफ्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी कि उसको कभी लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। लगातार वीक पे वीक होता गया। ना केवल सारी बढ़त खोई, गैप अप थे, सारी बढ़त खोई, बल्कि हम गैप डाउन यानी कि हम नीचे भी आ गए। और उसके बाद आपके सामने ही सारे लेवल्स आपको स्क्रीन पर भी दिख भी रहे होंगे, नोटिस भी हो रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर और क्या हुआ? बैंक निफ्टी 52,000 के बिल्कुल नोट पे खुला, 52,000 समथिंग का हाई बना और उसके बाद भी इसने भी कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी कि इसने भी ऊपर नहीं गया बल्कि ये भी नीचे रहा। इसने अपनी सारी बढ़त को खो दिया और देखते ही देखते आप मार्केट के अंदर इसके अंदर हमने काफ़ी प्रेशर भी बनते हुए दिखा है। कहने का मेरा सिर्फ लबोलबाब सिर्फ यही है इस समय कि मार्केट के अंदर आपको थोड़ा संभल कर अभी ट्रेड करना चाहिए। रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस माने, सपोर्ट को सपोर्ट माने। ऐसा जब तक आप नहीं मानेंगे या नहीं कैलकुलेट करेंगे तो फिर बाज़ार आपको डिस्टर्ब करेगा। कल के दिन और आज के दिन में फ़र्क क्या है? कल भी तो यही था। 24 घंटे के अंदर क्या बदलाव हुआ ऐसा जो मार्केट कल तो चल रहा था लेकिन आज नहीं चल रहा? कल और आज में जो बदलाव हुआ है उसके डाटा में छुपा हुआ है। नंबर्स में आपके सामने क्लियर करता हूँ, एक एक करके आप देखिएगा उसको। जैसे कल निफ्टी के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आप 25,000 के आसपास का बेस बना के एक पुल बैक ट्रेड थे, शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ रही थी। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को कहाँ तक लेके जा सकती थी आपके सामने है। उसकी एक मर्यादा है, एक लिमिट है। वो 25,200 पे आके आपका साथ छोड़ देती वो शॉर्ट कवरिंग, और एग्जैक्टली उसने वही किया। 25,000 पे आके आपका उसने साथ छोड़ दिया। कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि आपको जो चाहिए था वो शॉर्ट कवरिंग ने दे दिया। अब उसके पास भी कुछ ज़्यादा करने कराने को नहीं है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग है, इसकी भी एक मर्यादा थी। कहाँ तक लेके जाना था? 52,000 तक। 52,000 तक लेके आ चुका है। पुट कॉल रेशियो 1 पे चल रही है। 35% की लॉन्ग पोजीशंस हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आज वापस से डिस्टर्ब हुई है। एक बार जरा दिखा दो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी। इंडिया विक्स ने आज टूटना बंद कर दिया। खैर वो तो चाहिए भी नहीं था, टूटना चाहिए भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए था। ये आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज 1% का एडिशन है लेकिन प्राइस एक्शन नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो कल के मुकाबले फिर से और ख़राब हुई है। कल भी ख़राब थी। एनएससी का नंबर आपको मैंने चेक करवाया था, सुबह भी चेक करवाया था, अब फिर से ख़राब है। यानी कि सबका साथ सबका विकास जो कल बैंक निफ्टी लेके चल रहा था
आज उसमें भी फ्रेगमेंटेशन है। कल के मैं 3 शेयरों का नाम लूँगा जो कल टॉप हाई पे बंद हो रहे थे, लेकिन आज टॉप लो पे बंद हो रहे हैं, और उसने बैंक निफ्टी का प्रेशर, या मैं बोलूँगा जो एक मोमेंटो बना था उसको तोड़ दिया। HDFC बैंक दिखाओ आप। HDFC बैंक करीब 60 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी को यहाँ से मिला। कोटक महिंद्रा बैंक दिखाओ, कल आपको मैंने दिखाया था सारे बैंक्स, आज फिर से दिखा रहा हूँ, लेकिन आज ये लाल निशान में सबके साथ एक साथ खड़े हो गए। कोटक दिखाओ, दिखाओ आप इंडसन, 3 बैंक हो गए। एक एक्सिस बैंक तो ऑलरेडी कल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, आज भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इंडसन बैंक भी है, तो एक्सिस बैंक भी होगा। तो 4 बड़े बैंक आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि कल सपोर्ट के अंदर चारों बैंकों के अंदर एक पुल बैक ट्रेड शानदार बनना था, और वो बना और वो काम भी आया आपके। सिर्फ एक ICICI बैंक को छोड़ देते हैं जहाँ पर अभी भी कन्विक्शन काफ़ी हाई है, और सिर्फ निफ्टी को अकेले अकेले में 4 बैंकों का जितना डैमेज हुआ जो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे, वो ICICI बैंक पूरा डैमेज कर रहा है। 200-250 पॉइंट इकलौता ICICI बैंक दे रहा है। इसलिए आप ये देखिए कि कैसे चल रहा है मार्केट में पूरा का पूरा गेम, बड़ा ही सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। एक और चीज़, अभी आप रिजल्ट्स पे बात बोल रहे थे, रिलायंस के रिजल्ट्स उम्मीद से ठीक ही आए, मार्केट की कैलकुलेशन से आए, और SCL टेक के भी नंबर्स आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस के नंबर थे, लेकिन दोनों ही नंबर्स का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डेज लो है, जरा एक बार SCL टेक भी दिखाओ। सुबह करीब 25 रुपये के नुकसान के साथ वो भी फ्रीज हुआ था। SCL टेक दिखाइए एक बार जरा SCL टेक, फिर आपको मैं निफ्टी का एक IT इंडेक्स भी दिखाऊंगा। SCL टेक ने सिर्फ अपने लॉस को कवर किया और बढ़त में कुछ नहीं किया। अब जरा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाओ स्क्रीन पर। निफ्टी का IT इंडेक्स, निफ्टी IT लिखेंगे आ जाएगा, NIFTY, निफ्टी IT। ये देखो 166 पॉइंट है। इसमें से एक बड़ी कंपनीज के नंबर उम्मीद से बेहतर है, उस कंपनी ने अपने डैमेज को कंट्रोल भी किया, लेकिन दूसरे IT कंपनीज की कोई खास आज पार्टिसिपेशन नहीं दिखी। शुरुआत में इन्फोसिस ने काफ़ी हेल्प की IT इंडेक्स को। जरा एक इन्फोसिस भी दिखाओ स्क्रीन पर। TCS मत दिखाना, हाँ इन्फोसिस ही दिखाना, जो मैं बोल रहा हूँ फटाफट से स्क्रीन पर फायर करो। INFOSYS, इन्फोसिस। इसने अपने दिन की ऑलमोस्ट सारी बढ़त खो रहा है। ये कहने का मेरे मतलब ये है कि इंडेक्स को अभी कंसोलिडेशन के लिए समय चाहिए, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। वो फोर्स अभी मार्केट के अंदर एब्सेंट है, तो फिर क्या करें, बैठे रहें क्या? हाँ, इंडेक्स में बैठे रहो आप, इंडेक्स में चुप करके बैठ जाओ फिलहाल, जब आएगा तब पता लग जाएगा। लेकिन स्टॉक्स में काम करो, स्टॉक्स में स्पेसिफिक होकर काम करो। मैंने आपको इन्फोसिस, SCL टेक और IT इंडेक्स दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि आप ऐसा नहीं कि मैंने अगर IT बोला है तो IT का मतलब आँख मुंह नाक सब बंद करके IT का कोई भी शेयर ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज अगर सब कुछ ही ठीक होता तो IT के सारे शेयर पार्टिसिपेट कर रहे होते, बट वो नहीं है। और आज आप देखो निफ्टी दिन भर में मेजॉरिटी हिस्सा उसने लाल निशान में निकाला, जबकि बैंक निफ्टी ने मेजॉरिटी हिस्सा हरे निशान में निकाला, जबकि उसके 4 मेजर बैंक कमज़ोर हैं। तो इतना फ्रेगमेंटेड मार्केट है कि जो एक लाइन बोली जा रही है उसके भी 6 मतलब हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं क्या बात बोलने जा रहा हूँ आपके सामने। तो फिलहाल थोड़ा सब्र रखिए, चीज़ों के लिए वेट करिए, अच्छी चीज़ चल के आपके हाथ में आएगी, आपको नहीं जाना वहाँ तक। आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहो। मार्केट का ये वो फेज़ है जिसमें लेवल्स खुद चल के आपके पास आएंगे। अगर आप चल के गए उसके पास तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बस ये लाइन आप याद रखना, मार्केट में कई बार ऐसे फेज़ आता है। रुचित जैन जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। रोहन मेहता मेरे को दिख रहे हैं टर्टल वेल्थ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं पहले रुचित के पास ही आऊँगा। रुचित, पहले तो ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं ज़रा आप हमको बताइएगा। हमारा ऐसा मानना है कि और भी नेगेटिव खबर अगर आनी है ना तो आ जाए, लेकिन वो 24,800 को फाइनली ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। 24,800 मार्केट ने बड़ी मेहनत से पैनिक करके लो को प्रूव कर दिया, सीमेंटेड कर रखा है। सेम बैंक निफ्टी का भी है, 51,500, 51,200 जो मेजर सपोर्ट अब बैंक निफ्टी ने बना दिए। आपको लगता है कि ये टूटेंगे नहीं, उल्टा जब ये लेवल्स मिले तो प्लस करना चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डिम्पी जी, अगर मैं अक्टूबर सीरीज देखूं तो ये जो हमने सेल ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखी ऑल टाइम हाई से, वो मेनली आए थे FIs की सेलिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये सीरीज की शुरुआत ही 81% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के साथ की थी। जो वो सेलिंग करते गए थे, अब 35% सिर्फ उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बच गई है, और यानी कि 65% पोजिशन अब उनकी शॉर्ट साइड है, तो अभी शॉर्ट ज्यादा है। अब आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो ये रेशियो में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 3 दिनों से कंसिस्टेंटली 35-36% के आसपास ही ये रेशियो है। यानी कि ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ आया था उसकी वजह से मार्केट करेक्ट हुआ। अब ना ही वो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ से और बढ़ा रहे हैं,
ना ही जो उन्होंने शॉर्ट्स बनाई है वो उसको कवर कर रहे हैं। तो ये रेशियो जब चेंज नहीं हो रहा है, कोई नई पोजीशंस भी नहीं बन रही है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी अगर स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमारा मार्केट हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रेंज में है। कुछ कुछ स्टॉक्स एक अच्छे मूव दे रहे हैं, बट उसके बावजूद जो 25,235 का एक रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते मार्केट ने हाई बनाया था, वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे और ना ही 24,900 24,800 सपोर्ट का जो सपोर्ट है वो तोड़ पा रहे हैं। सो क्लियर कट एक कंसोलिडेशन फेज है इंडेक्स फ्रंट पे। सो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,235 के ऊपर जब अगर निकलेगा तो हम लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करेंगे कि वहां पे फिर एक डीपर पुलबैक मूव के लिए आप खरीदारी कीजिए। और अगर 24,800 24,850 ये जो रेंज है यहाँ पे नीचे आएगा तो सपोर्ट मार्केट को दिखेगा। ये टूटे तो ही नेगेटिव होना है मार्केट को, ये जब तक नहीं टूटता तब तक मार्केट पे नेगेटिव भी नहीं होना है। लाइक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। डेटा अगर चेंज होगा, जैसे अभी 35% का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, वो अगर इंप्रूव होके 40-45% आ गया है या फिर 30-25% की तरफ जाता है, तो ही हम मार्केट में कुछ एक डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट करेंगे। सो जब तक डेटा चेंज नहीं होता है तब तक इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, मार्केट्स कंसोलिडेशन में ही रहेगा और उसके बाद ही ट्रेड सेटअप लीजिएगा। तब तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के ट्रेड करना ज्यादा बेटर रणनीति रह सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए बाजार में, इंडेक्स छोड़ दीजिए, अभी समय है मतलब एक डायरेक्शनल मूव दिखाने में। और आज और हम कल दोनों दिन जब बातचीत कर रहे थे ये चीज़ निकल के आ रही थी कि 25,300 का एक हर्डल है निफ्टी के लिए, उसके पार जाने पर ही किसी एक साइड का मूव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रुचि जी, हमने आपकी बात मान ली, बताइए सर, अब स्टॉक्स आपसे शुरू कर देते हैं। क्या ट्रेड करना अगर स्टॉक्स में मौके खोजने हैं तो? स्टॉक से जहां पे हम आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तो अपोलो हॉस्पिटल्स में एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में कंटिन्यूड है। मार्केट ऑल टाइम हाई से भी करेक्ट हो गई, बट उसके बावजूद यहाँ पे लोअर लेवल से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आई है और स्टॉक अपने नए हाईस की तरफ बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स है। 7,000 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करें 7,400 के टारगेट्स के लिए। और दीपक नाइट्रेट मेरी सेकंड पिक रहेगी कि जहाँ पे आज हमने ये स्टॉक में एक अच्छा मूव देखा और ये जो रीसेंट करेक्शन भी आया, करेक्शन में 100 दिन का मूविंग एवरेज 100 EMA ये स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट बेसअप बन चुका है। और अच्छी बात ये कि जब करेक्शंस थे तो करेक्शंस में वॉल्यूम ज्यादा नहीं थे और आज के प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स अच्छे हैं। सो यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 2850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से खरीदारी करें 3050 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। अपोलो हॉस्पिटल 3050 के टारगेट, दीपक नाइट्रेट आपको 3050 के टारगेट के लिए खरीदना है। 0.3% की तेज़ी फिलहाल शेयर में ये दिख रही है। आगे कुछ और शेयर आपके लिए हम लेकर आएंगे और अपोलो हॉस्पिटल का जो टारगेट होगा 7,400 रुपये का होगा। ये 2 शेयर होंगे आपके लिए रुचित की तरफ से। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो बजाज ऑटो के शेयर पर भी प्रेशर है और जो गिरावट है वो 3% से ज़्यादा की है और ये निफ्टी का टॉप लूजर है शेयर। तो बजाज ऑटो के नतीजे कल आने वाले हैं, क्या नतीजों को लेकर उम्मीदें काफ़ी कमज़ोर हैं, ज़रा ये समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं नतीजों का अनुमान लेकर। सृष्टि, कमज़ोर हम देख रहे हैं शेयर को और काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं जो निवेशक हैं बजाज ऑटो के नतीजों से पहले। आप ज़रा बताइए कि नंबर्स कैसे आएंगे और फोकस कहाँ पर रहेगा? जी हाँ, ऑटो कंपनीज में सबसे पहले अगर किसी दिग्गज ऑटो कंपनी की बारी आती है तो वो होता है बजाज ऑटो, जहाँ पे इस बार फिर से एक बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखिए साल दर साल और तिमाही दर तिमाही वहाँ पे एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है। पर सबसे अहम जो है कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू, ये सब के बजाय मार्जिन्स होगा। क्योंकि इस बार एक अलग सी चीज़ हुई है बजाज ऑटो में, जिसमें इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि प्रीमियम सेगमेंट्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, पर पिछली तिमाही जो इन्होंने नई CNG बाइक लॉन्च की है फ्रीडम 125, उसकी सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन आया है। साथ ही साथ जो EV चेतक है उसमें भी काफ़ी सेल्स ग्रोथ पिकअप हुआ है। हमने देखा है कि EV मार्केट शेयर में बजाज ऑटो ने किस तरीके से लीड ली है। तो इसी मिक्स के चलते हो सकता है इनके मार्जिन सुधरे तो ज़रूर साल दर साल, पर बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद आप वहाँ पे ना करें। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू के फ्रंट पे 13,305 करोड़ हमारी उम्मीद है। EBITDA फ्रंट पे 2670 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है और मार्जिन के फ्रंट पे 20.1% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक फ्लैट ग्रोथ रहेगी। आखिरी में मुनाफे में लगभग 2200 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा रहेगा। पर सबसे अहम बात जो है मार्जिन पे आप फोकस करिए और कमेंट्री पर, क्योंकि अब देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है। इस बार उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि 2 व्हीलर सेगमेंट काफ़ी अच्छा करेगा, तो उसको लेकर
क्या कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पूरे दशहरा की एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। साथ ही आने वाले टाइम में कंपनी क्या कुछ नए लॉन्चेस प्लान कर रही है, क्या सीएनजी वेरिएंट और भी गाड़ियों में आएगा, ये सभी पे कमेंट्री काफ़ी अहम रहेगी। पर ऑल इन ऑल ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद करें, मार्जिन पे खास तौर से फोकस करें। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो वैसे देखा जाए तो नंबर्स में कुछ ख़राब तो ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, एवरेज सेलिंग प्राइस की बात करें, ये भी ठीक ठाक होता हुआ दिख रहा है। बाकी नए लॉन्चेस भी किए हैं, उसको भी सीएनजी वाली जो बाइक लॉन्च की थी उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला था बजाज ऑटो के। बजाज ऑटो के शेयर पर जरा एक व्यू लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ये भी जानेंगे कि क्रूड में जो कमजोरी आ रही है, क्योंकि कच्चे तेल का भाव जो है ब्रेंट क्रूड का $74 के करीब आ गया है, गिर के $80 से सीधे सीधे। तो ये प्रेशर क्यों आ रहा है, और क्रूड से जो रिलेटेड कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट होता है उसकी लिस्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे और फायदों को समझने की कोशिश करेंगे। विश्वमोहन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी बनी हुई है, 80 अंक नीचे है निफ्टी बैंक की बात करें तो 62 अंकों की हल्की सी तेजी है। लेकिन एचडीएफसी लाइफ इस वक्त डे लो पर कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले नतीजे आए थे एचडीएफसी लाइफ के, करीब करीब आधे घंटे पहले, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शेयर है 3.5% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि प्रॉफिट में हमने देखा कि अच्छे नंबर से पोस्ट किए थे एचडीएफसी लाइफ ने, लेकिन वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, उस वीएनबी मार्जिन में गिरावट देखने को मिली और उसके चलते शेयर की पिटाई हो रही है। 3.5% के आसपास गिरावट है। इस पर एक व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में मौके कहां पर मिल रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ हैं। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करें, कहां पर पैसे बनेंगे? देखिए, आज का जो मेरा ऑप्शन का ट्रेड है वो भारतीय एयरटेल में है। भारतीय एयरटेल का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग चार्ट स्ट्रक्चर है। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है और जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। हमें लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में जो भी रिसेंटली करेक्शन आया था वो खत्म हो गया है और अभी तो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1780 तक, वहां तक भारतीय एयरटेल जा सकता है। तो हम लोग ऑप्शन के माध्यम से रिकमेंड कर रहे हैं भारतीय एयरटेल को बाय करने का। भारतीय एयरटेल का जो 1720 का अक्टूबर महीने का कॉल है वो आपको बाय करना है 25 और 27 की रेंज के अंदर। उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 19 का। उसमें पहला लक्ष्य रहेगा 35 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 43 का। तो ये जो ट्रेड है ऑप्शन के माध्यम से जो लेंगे उसमें अधिकतम मुनाफा होगा 7600 का, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो अधिकतम नुकसान होएगा 3800 का। ठीक है, भारतीय एयरटेल में 1720 वाली आपको कॉल खरीदनी है। 25 से 27 रुपए के भाव पर मिलेगा आपको। लक्ष्य 35 रुपए और दूसरा टारगेट होगा 43 रुपए का। स्टॉप लॉस 19 रुपए, अधिकतम मुनाफा 7600, अधिकतम नुकसान उसका आधा 3800 रुपए का आपको लगा के इसमें चलना है। ये आपको हो सकता है। शेयर जो है 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। 1717 रुपए का भाव है भारतीय एयरटेल का। तेजस, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमोल आठवले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आपसे जरा शुरू करेंगे एचडीएफसी लाइफ के शेयर को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े आए एचडीएफसी लाइफ की, वीएनबी मार्जिन में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी का ट्रेंड है। Q2 में जो था 26.25% था, Q1 FY25 में वो गिर के 25% पर आ गया और इस पिछली तिमाही में 24.25% का आंकड़ा। लगातार प्रेशर वहां पर हम देख रहे हैं और पिछले अगर हम 3 महीने से देखेंगे तो एक रेंज में ही शेयर ट्रेड करा है एचडीएफसी लाइफ का, 700 रुपए से 50 रुपए ऊपर या फिर 50 रुपए नीचे। आप जरा ये बताइए कि क्या आपको गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है? सपोर्ट्स क्या सुझाएंगे आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। यस, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी का अगर हम इमीडिएट कैंडल देखते हैं तो डेफिनेटली शार्प सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
बट ये ट्रेडिंग सेल ऑफ ज्यादा लग रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि बड़ा कोई सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है, डेली चार्ट्स पे भी नहीं किया है और वीकली चार्ट्स पे भी नहीं किया है। मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू के साथ जाना चाहूंगा, तो आई थिंक अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। ये जो मोमेंटम अभी हुआ है डेवलप, ये आई थिंक एक या 2 दिन तक चल सकता है। बट सपोर्ट के लिए कोई अगर देख रहा है स्टॉक में, तो मुझे लगता है इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में रहेगा एक तो 700 रुपए का, और दूसरा रहेगा 690 रुपीज का। ये दो काफी क्रूशल सपोर्ट लेवल का काम करेंगे आने वाले दिनों में। ऑन द फ्लिप साइड आपने बिल्कुल सही कहा था कि एक स्टॉक सीमित दायरे में चल रहा है, तो 750 आने वाले दिनों में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। जब ये रेंज से बाहर चला जाएगा तभी एक बड़ा रैली स्टॉक में आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ और स्टॉक्स भी ज़रा पता कर लेते हैं मार्केट्स के अंदर, क्या BTST के कैंडिडेट बन रहे हैं कि नहीं वो बन रहे हैं। पहले लॉन्ग साइड के शेयर्स चेक करते हैं, फिर हम शॉर्ट्स में भी आएंगे, वहाँ पे भी आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखेंगे। हिंदुस्तान पेट्रो आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है। HPCL दिखाना स्क्रीन पर, और इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना, HPCL की ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। साथ ही आप दिखाना एक नहीं, अपोलो टायर्स नहीं, एक बर्जर प्लेट भी दिखाओ आप। HPCL के फ्यूचर्स वाली प्लेट दिखाओ जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है। 8% प्रीमियम है, ठीक है, 4%। और एक बर्जर प्लेट भी दिखाना। रुचित जैन एक बार ज़रा चेक करना, दोनों ही क्रूड सेंसिटिव हैं, आपको पता ही है। कल क्रूड मान लो बढ़ गया, $4 बढ़ गया, तो कितना ही अच्छा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, 1 मिनट के लिए नीचे जाएंगे। और क्रूड अगर थोड़ा भी घट गया और यहीं पे भी रह गया, तो शायद आज का डाटा काम कर जाए। इनमें BTST करें कि अब ना करें, क्योंकि है ये क्रूड के अधीन, और क्रूड आपको पता है कि आजकल थोड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल, क्रूड ऑयल बेस्ड मूव्स हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में देखें तो दोनों में ही लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। HPCL में लगभग 9% के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, और इवन बजर पेंट में 4.5% के ओपन इंटरेस्ट हमने देखे हैं। सो आई थिंक अगर BTST करना है तो यहाँ पे रिस्क लेके जा सकते हैं, बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि मोर क्रूड रिलेटेड मूव ज्यादा रहेंगी इसमें रादर शॉर्ट टर्म में, तो साथ साथ में नजर आपकी क्रूड ऑयल पे भी रखे। इनकेस अगर वहां पे ऐसा कुछ स्पाइक दिखता है तो फिर ये स्टॉक में से प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रखे। अदरवाइज HPCL में जो रीसेंट गैप एरिया था वो 445 के आसपास था, वो 445 के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं HPCL में। और सिमिलरली बजर पेंट भी 100 DMA के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 572 का वो सपोर्ट है, 562 का सॉरी सपोर्ट है, तो 562 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे स्ट्रिक्टली, और उसमें भी 600 605 के अराउंड के टारगेट्स बजर पेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लेवल्स आगे, बट वो दोनों को दोनों क्रूड के अधीन है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कंडीशन अप्लाइड है तो फिर ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं है तो डाटा तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये है कंडीशन अप्लाइड के साथ। तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, बट इससे सब बाय वगैरह इन सबकी स्टैंप लगाते रहो। ये क्रूड MCX का उन्होंने फायर कर दिया आपके सामने। इस समय जो गिरावट है वो करीब 5% की है, ये अच्छा साइन है। और ये आपको बता दूँ, क्रूड रात को 11 बजे तक ट्रेड होता है, तो आपके मार्केट के बंद होने के बाद भी क्रूड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसके फ्यूचर्स अवेलेबल हैं क्रूड के, तो वो भी आप देखते रहे ना इसके अंदर, ठीक है। आप बोलो सर इतना दिमाग नहीं लगा सकते, हम इतना कैलकुलेशन नहीं बिठा सकते, तो फिलहाल ये मान के चलना कि आपको फिर इन दोनों शेयर्स में अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, बस इससे ज़रा तो और कुछ नहीं समझा जा सकता। रोहन मेहता हमारे साथ है। रोहन भाई, ये 55 पॉइंट की गिरावट है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, नंबर्स में ऐसा क्या ख़राब था जो आपको बहुत ख़राब लगा? नंबर्स आपने देखे हैं वैसे रिलायंस के? अगर देखे तो ज़रा एनालिसिस करके बताइए। वैसे तो सभी जो मार्केट के जितने भी रिसर्चर्स थे, इंक्लूडिंग आवर चैनल, हमारे चैनल्स के भी, वो यही बता रहे थे कि नंबर्स जो है उम्मीद से बेहतर आए, लेकिन आज शेयर का प्राइस उम्मीद से बेहतर तो नहीं है। आपने क्या रीड किया सर इसमें? देखो रिलायंस में क्या है, नंबर्स आई थिंक सो इट्स मार्जिनली पॉइंट, बट देखो मार्केट हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर को ही रिवैल्यूएशन देती है। जो रिलायंस में कहीं ना कहीं तक एक सरप्राइजिंग फैक्टर कुछ है नहीं, और इट हैज बीन अ कंसिस्टेंट नॉन परफॉर्मर। सामने बहुत सारी चीज ऐसी है जो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर पॉइंट पे है। मेरे अंदाजे और मेरे हमारे रिसर्च के हिसाब से रिलायंस अभी रीवैल्यूएशन एक ही लेवल पे हो सकती है जब इसमें
डिमर्जिंग होगा, बिजनेसेस अलग होंगे और क्लियर एक एक चीज को अलग अलग वैल्यूएशन मिलेंगे। तो आज की डेट में रिटेल को ज्यादा मिलता है, कैश काउ जो ऑयल देता है उसको कम देते हैं, और जियो को एक डिसेंट वैल्यूएशन दिया जाता है। जब तक ये डीमर्जिंग नहीं होगी तब तक इसको रीवैल्यू, रिलायंस को रीपी एक्सपांशन मिलना, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। सो नंबर्स फिलहाल ओके है, पर देखो सरप्राइज नहीं आएगा तो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे एक रीवैल्यूएशन दिया जाए वो मेरी समझ के बाहर है। सो हमारे ये पोर्टफोलियो में तकरीबन 4 साल से नहीं है, और जब तक ये डीमर्जर नहीं होगा तो हमको लग भी नहीं रहा है कि हम इसको ऐड भी करेंगे। फिर एक चीज़ का और जवाब दीजिए, एचसीएल टेक के नंबर्स आपने देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, अभी और सारी बड़ी कंपनीज के नंबर आने हैं, टीसीएस के आने हैं, इन्फोसिस के आने हैं, टेक के आएंगे आज। हाँ, तो आप मेरे को बताइए रोहन भाई, फिर आईटी पर आपका स्टांस क्या है? क्या ये भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है या नहीं है? अगर है तो अगर कोई डिस्क्लोजर दे सकते हो तो उसके साथ बता दो कौन सा शेयर है। या सो एचसीएल टेक, पहले तो आईटी में हम बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। हमारी बेस्ट पिक विथ आवर डिस्क्लेमर, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे है। हमारा टॉप पिक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, दो वो निफ्टी आईटी में नहीं आता है, पर आज की डेट में आप देखोगे तो आईटी का सबसे ज्यादा परफॉर्मर लास्ट 1 साल में वो ओएफएसएस रहा है। एचसीएल टेक भी बहुत अच्छी सेगमेंट पे है। एचसीएल टेक की आप ओवरऑल कंसिस्टेंट आप मैनेजमेंट की कमेंट्री लास्ट और एनुअल रिपोर्ट्स लाइक 10 साल से आप पढ़ो तो इट हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट, नो वेरी हाई ग्रोथ, नो रिस्क, एकदम कंसिस्टेंट लेवल पे एक कंपनी रही है। तो एचसीएल टेक से बहुत उम्मीद भी बड़ा रखना वो भी एक राइट पॉइंट नहीं है। पर यहाँ पे एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो की अगर अलग बात करूं तो मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि आईटी पैक में कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, और हमारा टॉपिक ओएफएसएस है, वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है। बिकॉज ये सब कंपनीज तकरीबन बहुत टाइम से, स्पेसिफिकली ओएफएसएस की बात करें तो 10-12 साल से चला नहीं है, कैश काउ है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो था वो भी क्लियर हो गया है। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हैपेंस टू बी अ टॉपिक। डन सर। अब एक काम और करते हैं, हम रिपोर्टर को भी अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि एक अहम खबर आप तक पहुंचाई जा सके। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है। असल में सरकार सोलर पीवी सेल्स की खरीद का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसके तहत मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स की अप्रूव्ड लिस्ट को बढ़ाने की योजना है। पूरी खबर दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी, उनसे समझ लेते हैं, फिर एक व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे। प्रकाश, बताओ खबर क्या है? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी अहम खबर है। दरअसल सरकार ये चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो इक्विपमेंट की सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जाए और उसमें कोई कमी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है उसके लिस्ट को सरकार विस्तार रूप दे रही है और उसके लिए उसमें ज़रूरी संशोधन किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके लिए जो स्टेक होल्डर्स के जो कमेंट्स हैं वो मंगाए गए हैं और उसी हिसाब से इसमें संशोधन किया जाएगा और इस लिस्ट को और विस्तार रूप दिया जाएगा। मकसद ये है कि जो इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक मार्केट में उसको सुनिश्चित किया जाए, उसमें कोई कमी ना हो। सरकार का ये अनुमान है कि जो सोलर पीवी सेल्स है उसके इंस्टॉल कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी अगले 2 साल के अंदर। लिहाजा जो अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है उसके लिस्ट को एक्सपैंड करना है, उसको विस्तार रूप देना है ताकि इक्विपमेंट सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो और उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नई लिस्ट है, एक दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी खासकर सोलर पीवी सेल्स के लिए, और ये जो लिस्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगी। तो उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा वो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के परव्यू के तहत आते हैं उन्हें इन्हीं मैन्युफैक्चरर्स से इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट करनी होगी, ये उनके लिए आवश्यक होगा। हालांकि वैसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि इस ऑर्डर के जारी होने से पहले जिन्होंने अपना बिड सबमिट कर दिया है उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा, जैसा कि ड्राफ्ट जो प्रपोजल है उसमें मेंशन किया गया है। स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगाए गए हैं, उस कमेंट्स के आधार पर इसमें संशोधन किए जाएंगे और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। प्रयास ये है कि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट्स की उसमें कोई कमी ना हो, लिहाजा जो ये लिस्ट है उसको विस्तार रूप दिया जाए।
ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक समय था जब सोलर्स या पीवी सेल्स को लेकर बहुत सारी कंपनियां एग्रेसिव थी, फिर एक समय ऐसे आया जब ये लगा कि पीवी या सोलर से जो चीज़ बनाई जा रही है वो तो एक्चुअली में बहुत महंगी है, सस्टेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर एक नया युग फिर से शुरू हुआ जिसमें सोलर को लेकर तरीके बदले। पहले छतों पे नहीं लगते थे, पहले कमर्शियल इस्तेमाल होता था, फिर ये रेजिडेंशियल में आ गए, फिर ये ऐसी ऐसी जगहों पर अब आने लगे हैं कि अब आपका मेजॉरिटी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसका यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने जा रहा है। तो पीवी सेल्स यानी कि इसको हम फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल और उससे चीज़ें जुड़ी हुई उन कंपनीज को बेनिफिट होगा। टाटा पावर उसमें से एक बड़ी कंपनी है और भी। हाँ, टाटा पावर का मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, इसके कई पीयर्स हैं। रोहन भाई, एक बार आपका व्यू पॉइंट। देखो, सरकार ने इसकी ही पहल से हो सकती हैं योजनाएं लागू, ये निजी पार्टिसिपेशन से नहीं होगा। निजी पार्टिसिपेशन तो ग्रोथ लाएगा, बेस बनाने का काम, बिजनेस को बढ़ाने का काम सरकार की पॉलिसी से ही होगा और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। एक बार आपका रिकमेंडेशन इस पूरी खबर पे, खबर चल रही है आपके सामने। देखो सोलार कोई डाउट ही नहीं है कि सोलार इज अ ग्रेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मैं सोलार की हब की सिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे वापी से लेके राजकोट तक 300 से ज्यादा सोलार के डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है। और आज की डेट में जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स है वो गुजरात बेस पे हो गए हैं। अब बिजनेसेस इम्पैक्ट इतनी ज्यादा कंपटीशन हो जाएगी सोलार में, फ्रॉम पैनल मैन्युफैक्चरर टू सेल्स टू एवरीथिंग। और इतना कंपटीशन है, मैं यू विल बी सरप्राइज, 30 कंपनी सोलार में आ रही है नेक्स्ट 3-4 महीने में, जो अलग अलग सेक्टर की कंपनी थी। और वो लोगों को लग रहा है कि सोलार में बहुत इसी पैसा बन जाएगा और वैल्यूएशन भी पागल वैल्यूएशन मिल जाएगा, जो बहुत टफ है। बिकॉज आज की डेट में चाइना का प्राइसिंग देखे और इंडिया का प्राइसिंग देखे, उसमें बहुत डिफरेंस। इंडिया बहुत प्रीमियम पे चल रहा है और प्राइसिंग कट आएगा जो शायद रिलायंस, अदानी जैसी कंपनी लेके आ जाएगी वो वॉर में। सो ऑन दैट पॉइंट आई बिलीव कि ये वैल्यूएशन पे ये कंपटीशन और श्रिंक मार्जिन बिजनेस टिक नहीं सकता है। अच्छी कंपनीज है, मैं डाउट नहीं दे रहा हूँ, पर अगर ये वैल्यूएशन 50, 60, 100 टाइम्स, 150 टाइम्स पे है तो ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना, ये पॉइंट ऑफ टाइम इज मोर बेटर रेदर देन न्यू बाइंग। पॉइंट टेकन सर। आपने एक और फैक्ट, एक नया एंगल और दिया इस पूरी चर्चा को, इसलिए ये लिंक सोशल मीडिया पे ज़रूर डाल दीजिएगा। और इस पे जो टेक्स सर ने दिया ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हर चीज़ हरी दिखाई जाए जरूरी नहीं है वो हरी ही होती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और शेयर्स पे चर्चा करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, रोहन भाई हैं, रुचित जैन हैं और साथ ही अमोल ठावले हैं। इन तीनों से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बाजार में कमजोरी और एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी है 60 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 107 अंकों पर है। और निफ्टी बैंक में अगर आप 107 अंकों की तेजी देख रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि आईसीसी बैंक 2% ऊपर है। निफ्टी बैंक के 12 में से सिर्फ 2 शेयर मजबूत हैं। एक तो आईसीसी बैंक है और दूसरे शेयर की बात करें तो वो है फेडरल बैंक का शेयर। ये धीरे धीरे करके ये 200 रुपए की तरफ बढ़ रहा है फेडरल बैंक का शेयर। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जो भी बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो फिर इंडेक्स मूव कैसे करेगा, ये तो प्रॉब्लम होती है। 3:19 हो गए हैं। जरा बीटीएसटी या फिर एचसीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से और शुरुआत करेंगे रुचित आपसे। बताइए, कहां पर मौके आपको दिख रहे हैं? तेजी करनी है या मंदी करनी है? कैसे बनेंगे पैसे? साइंस नहीं है। आई थिंक रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हम बीटीएसटी की पर्सपेक्टिव से फोकस रख सकते हैं। और विद इन दिस स्पेस आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसे हम पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज होकर आदित्य बिरला रियल एस्टेट हुआ है। सो वहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक। और पूरे कंसोलिडेशन पिछले 10-15 दिन में स्टॉक ने अपने 40 EMA के सपोर्ट बेस नहीं तोड़े। सो करंट लेवल्स पे वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2820 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और लगभग 2980, 2970 के टारगेट रेंज स्टॉक में रहेंगे। ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, एक बार जरा हम चेक करें कि हमारे डेटाबेस में इसका नाम बदला है या नहीं बदला है, क्योंकि इसका नाम बदल के हो गया है आदित्य बिरला रियल एस्टेट।
तो ये आपके लिए शेयर होगा। 2863 रुपये के आसपास का भाव है और अच्छी तेज़ी के साथ फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। ये हमारे डेटाबेस में अपडेटेड नहीं है, उसको जरा हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये शेयर आपके लिए हो गया। अमोल, आप बताइए आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि तेज़ी और बढ़ेगी? दो स्टॉक पे ध्यान है, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू से है और एक बीटीएसटी के तरफ लग रहा है। एक एलटीएफ ने बड़ा करेक्शन पूरा किया है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सल हुआ है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास है और आज बुलिश कैंडल है। आई थिंक इसमें एक पोजिशनल ट्रेड के लिए लग रहा है कि ये बाउंस बैक चल सकता है। 178 180 के टारगेट है और 164 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं एक बीएल के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक्स एक तो रिवर्स भी अच्छा खासा हुआ था मार्केट के साथ और एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है। 285 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक या दो दिन में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 295 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। में 295 तक के लेवल आ सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1% के आसपास की तेजी है। चुनिंदा हम देख रहे हैं कि पीएसयूज में, डिफेंस में थोड़ी थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। अच्छा, बाजार में एक सुस्ती की वजह यह भी हो सकती है कि आज Hyundai मोटर्स इंडिया का आईपीओ खुला है। बड़े साइज का आईपीओ है, इनफैक्ट देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। इशू साइज के लिहाज से 28,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है। आज है पहला दिन, तो पैसे थोड़े से उधर भी डाइवर्ट हो रहे होंगे जो बाजार में आने चाहिए थे। पैसा तो बाजार का ही है। जरा समझ लेते हैं कि क्या डिटेल्स है Hyundai मोटर इंडिया के आईपीओ की, क्योंकि आज पहले दिन अभी तक के जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं उनको देख के लग रहा है कि रिस्पांस सुस्त है और तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। आज सुबह हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से चर्चा हो रही थी, उनका ये कहना था कि अगर 2 से 3 साल के लिए अगर आपको पैसे लगाने हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप सोचेंगे कि लिस्टिंग गेन हो जाएंगे, बहुत तेजी से चल जाएगा लिस्ट होने के बाद, वो शायद नहीं होगा। तमाम कुछ नेगेटिव्स भी हैं कंपनी के लिए यहाँ से। लेकिन डिटेल समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या डिटेल्स हैं और इसके पॉजिटिव्स पर और नेगेटिव्स पर, इस पर भी जरा आप फोकस कीजिएगा। डेफिनेटली अभिषेक, तो शुरुआत इसी से करता हूँ कि अब तक का सब्सक्रिप्शन फिगर क्या है। तो करीब करीब 16-17% के आसपास जो है आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हुआ है। जाहिर सी बात है, बड़ा साइज़ का आईपीओ है तो समय लग सकता है सब्सक्रिप्शन पूरा होने में। हालांकि अभी भी और 2 दिन बाकी है और अभी भी आज का थोड़ा बहुत दिन बाकी है। तो देखिए, आज खुल रहा है, 17 तारीख को आईपीओ जो है बंद हो जाएगा और जैसे कि आपने कहा करीब करीब 27,870 करोड़ जो है कंपनी जुटा रही है और 2 दशकों बाद कोई ऑटो कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही हो। इस तरह के साइज़ का आईपीओ जो है वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन इंडियाज हिस्ट्री है ये। प्राइस बैंड 1865 से 1960 का है। ओएफएस के जरिए पूरा का पूरा ओएफएस है, जहाँ पे प्रमोटर करीब 7.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 1.6 लाख करोड़ रुपए का इसका कुल वैल्यूएशन है और एंकर इन्वेस्टर्स करीब 225 एंकर इन्वेस्टर्स से इस कंपनी ने 8,315 करोड़ जो है वो ऑलरेडी जुटा लिए हैं। देखिए, Hyundai मोटर्स इंडिया 76% के आसपास के रेवेन्यू जो है इंडिया से आते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं और एसयूवी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने अपनी पकड़ जो है वो काफ़ी बेहतरीन बनाई हुई है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो खासकर एसयूवी की सेल्स के चलते कंपनी के ओवरऑल सेल्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। मार्जिन भी करीब 13% के आसपास के हैं। वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस मारुति के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 15-20% नीचे हैं। तो वैल्यूएशंस अच्छे हैं। कंपनी की एसयूवी ग्रोथ खासकर अगर आप देखेंगे तो अच्छी रही है और भारतीय मार्केट में कंपनी 2nd नंबर पे है, यानी कि अच्छी पकड़ जो है वो कंपनी ने बना ली है। तो ये सब तो कंपनी के पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स में देखेंगे तो एक कंसर्न ये है कि पूरा का पूरा ओएफएस है तो कंपनी के ग्रोथ कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। और दूसरा एक चिंता की बात लोगों के बीच में ये है कि कंपनी की जो ओवरऑल रॉयल्टी रेट अगर आप देखेंगे तो FY24 में 2.2% थी, अब करीब 2.8% हुई है। तो ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है। लेकिन अपने आप में Hyundai जो है बहुत बड़ी कंपनी है। अब तक करीब 16% के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला है। लेट्स सी, अभी 2 दिन और बाकी है, किस तरह का फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर इस कंपनी को मिलता है। ठीक है, निश्चित तौर पर बड़ा आईपीओ है, भरने में होता थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि 2 दिन पहले पैसे क्यों डाल के रखना है, उसका बाजार में इस्तेमाल कर लेंगे, भर तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखना होगा कि सब्सक्रिप्शन कितना आता है। इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन की ही इस पर राय आई है। लेकिन जो कंसर्न्स जो वरुण भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ कैपिटल नहीं आ रही है, यानी ओएफएस है, जो प्रमोटर हैं वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, पैसा चला जाएगा प्रमोटर के पास, कंपनी में पैसे नहीं आ रहे, ये चिंता जरूर है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो मारुति के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर आप
Hyundai के आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो, लेकिन निश्चित तौर पर कंपटीशन तो मिलेगा। मारुति ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर हम इसी प्योर अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर बात करें तो मारुति है और M&M है। टाटा तो कमर्शियल व्हीकल में भी आ जाती है, तो हम तुलना कर रहे हैं M&M से और मारुति से ही। आज दोनों की ही शेयरों की चाल जो थोड़ी सी ना सुस्त सी दिख रही है। हालांकि मारुति को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, 15,500 के टारगेट सुझाए गए थे। एक जरा राय इस पर चाहेंगे रुचित आपसे, मारुति के शेयर को लेकर क्या आपकी सलाह होगी जिनके पास मारुति के शेयर हैं? मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली होल्ड करने चाहिए। हमने देखा है कि स्टॉक एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है पिछले कुछ महीनों से, लेकिन ये पूरे करेक्शन में जब भी स्टॉक 11,900 12,000 के आसपास आता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिख रहा है। और अब ये रिसेंट पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद वो सपोर्ट रेंज के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइस वाइज डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। ये टाइम वाइज करेक्शन जब भी पूरा होगा फिर एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट फिर से स्टॉक में लौट सकता है। सो अगर किसी वजह एग्जिस्टिंग पोजिशन हो मारुति में तो बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा समय नहीं है आज की क्लोजिंग का, और जिस हिसाब से आज मार्केट में ट्रेड हुआ है मेरे को लग रहा है कि बाज़ार पूरी तरह से इसी तरह की रेंज में आज एक्सपेक्टेड में था और हुआ भी वैसा ही काम। तो इसलिए मेरे पास ना कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट का नंबर है जो मैं आपके सामने शेयर कर पाऊँ, ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़ा डिप्रेशन का नंबर है जिससे मैं बता पाऊँ कि नहीं अब सतर्क रहिए। बाज़ार जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल रहा है। 25,000 मार्केट का बेस है, मार्केट के पास है। 25,200 रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। 24,800 सपोर्ट है, बिल्कुल है। क्या इसके बीच में ट्रेड होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, ऑप्शंस वालों को क्या करना चाहिए? ऊपर पे पोटे प्लस करनी चाहिए, नीचे पे कॉल्स प्लस करनी चाहिए, लेकिन टाइम वैल्यू चेक करके और मार्केट की स्पीड चेक करके, नहीं तो ऑप्शंस वाले दूर रहें। फ्यूचर वालों को क्या करना चाहिए? फ्यूचर्स वाले 2-4 लॉट लेके बैठ जाएं। 24,800 के जितना करीब होगा रिस्क लॉट उतना बेहतर होगा। ऊपर पे बेचना चाहें उनकी अपनी मर्जी, स्विंग करना है उनकी अपनी मर्जी। इससे सिंपल, इससे डिसिप्लिन्ड मार्केट नहीं मिल सकता। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि बाज़ार में पैसा कैसे मुश्किल से बनता है। मैं कहता हूँ इसी मार्केट में पैसा सबसे आसानी से बनता है, इसी मार्केट में। क्योंकि जब मार्केट रिदम तोड़ता है ना, यानी कि एक तरफा हो जा रहा होता है, एक तरफा टूट रहा है, एक तरफा चल रहा होता है, तब बड़ा मुश्किल होता है उसको भांपना, समझना कि ये कहाँ तक ड्रैग कर जाएगा बाढ़ में। लेकिन जब आपको पता है कि यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, इससे बेहतर, इससे डिसिप्लिन्ड मार्केट कैसे मिलेगा आपको। अब आते हैं आज के टॉप गेनर्स पे। मैं आज ज़्यादा शेयर्स ना पूछने के मूड में हूँ, ना ही मेरे को बताने में इच्छा है और ना ही आपको दिलवाने में इच्छा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज शाम को जब एक बार एफआईज के नंबर आ जाएं, जैसे रुचित ने भी बताया, मैंने भी सुबह आपको नोटिस किया कि 10 पॉइंट इधर और उधर होने के चांसेस हैं। इधर होने पर आप 24,800 को टेस्ट करेंगे, उधर होने पर आप 25,200 को वापस टेस्ट करेंगे। तो इधर और उधर जब तक दोनों तरफ के बैरिकेटिंग लगी हुई है तब तक आप ऐसे ही करो, डिप में प्लस करो, ऊपर जाके सेल कर दो। लेकिन जैसी बैरिकेटिंग टूटी है उसके बाद फिर देखिएगा क्या होता है, फिर समझेंगे, फिर जानेंगे भी। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। आज के जो टॉप गेनर्स हैं जो आज बाज़ार के अंदर अच्छा बंद करके जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक तो आईसीआईसीआई बैंक की आज अच्छी क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। ब्रिटानिया, भारती एयरटेल, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज टॉप गेनर्स बने। दीपक नाइट्रेट भी एक बार स्क्रीन पर दिखाना, जो मैं शेयर बोल रहा हूँ फटाफट फायर करते जाओ। निफ्टी के गेनर्स हटा दो स्क्रीन से, क्योंकि निफ्टी के इतर भी कुछ ना कुछ शेयर्स होते ही हैं जो आपको दिखते हैं। और एक बार ज़रा क्लोजिंग कॉल्स के साथ साथ उसका टाइमर भी चला दो। ठीक, अब आ जाते हैं ज़रा BPCL 2% ऊपर। बाटा इंडिया, आपको ध्यान है 2 दिन पहले भी हमने बाटा इंडिया पे एक कॉल रखी थी एक एनालिस्ट के सामने। मेरे को जहाँ तक ध्यान है उनका नाम है प्रशांत सावंत। उनसे हमने पूछा था कि हमको सिर्फ लेके रखना है, और एक बार मैं जानता हूँ कि 4 दिन में पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन एक क्वार्टर में बन सकते हैं। बाटा एक अच्छा प्ले हो सकता है। आज 33 रुपये। आज तो मैं नहीं पूछूंगा इसके बारे में, लेकिन आपको मैं यकीन मानिए मैं कल सबसे पहले बाटा इंडिया के बारे में ही बातचीत रखूँगा और बढ़िया एक्सपर्ट से आपको व्यू दिलवाऊँगा मैं बाटा इंडिया पे। ध्यान देने वाला शेयर है ये, और मेरे लिस्ट में आया हुआ है पक्की तरह से, इसको मैं चेक करके बताऊँगा आपको। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अपोलो टायर्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आज मार्केट्स के अंदर बढ़िया बंद हुए हैं। 2% तक का गेन आपको मिला है। आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, एग्जैक्टली कल वाला एडवांस डिक्लाइन होगा 1200 और 1300 शेयर्स, यानी कि डिक्लाइंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी बाज़ार के अंदर आज निफ्टी बैंक ने आज ग्रीन निशान में और निफ्टी ने आज हरे निशान में बंद किया, लाल निशान में बंद किया है।
कुल मिला के मार्केट के अंदर आज नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन, नो एग्रेशन वाला मार्केट है। ये बहुत ही स्पेसिफिक वाला मार्केट है। इंडाइसिस वाले छुट्टी पे चले जाओ जब तक रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होती। आपको घूमना फिरना है, छुट्टी पे जाओ, बिल्कुल जाओ। और अगर किसी को स्टॉक्स में काम करना है तो बिल्कुल छुट्टी पे मत जाओ। छुट्टी है भी तो कैंसिल कर लो और बैठ जाओ सिस्टम पे, टर्मिनल पे। ये अक्टूबर का इस 10 दिन में बना हुआ पैसा हो सकता है साल भर आपके काम आ जाए। तो बहुत क्लियर विजन रखो, कौन सी चीज़ कहाँ से क्या पकड़नी है, कैसे छोड़नी है। मार्केट हर तरह के फ्लेवर और कलर लेके बैठा है। आपको कौन सा कलर सूट करता है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही काम करो। रुचित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया रोहन भाई, आपका भी थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने। और अमोल अठावले, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।